हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। इस सेशन में मैं आपके साथ हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस यहां पर करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा रिपीटेटिव यहां पर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस जितने भी सीयूटी एग्जामिनेशन हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें मैंने देखा है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन यहां पर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो मैं टोटल 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सेम टू सेम आपको मिल जाएं। और अगर मान लीजिए कि आप बचे हुए टाइम पीरियड पर कुछ टॉपिक्स यहां पर चाहते हैं कि इन टॉपिक्स को हम प्रिपेयर कर लें ताकि हमारे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो ये वो टोटल 50 टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं जिनको आप अच्छे से रिवाइज करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज यहां पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, टोटल यहां पर क्या है कि 4 पेयर्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है, जिसमें एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेनी और पॉलीएंड्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन चारों के मीनिंग यहां पर पता होने चाहिए और हमको ना दो एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। जैसे अगर आप भीम की शादी देखोगे तो हिडिंबा के साथ हुई है जिनका बेटा घटोत्कच है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो सोशल यूनिट से बाहर जाकर शादी हो रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? एक्सोगेमी का। द्रौपदी की शादी जो है वो पांडवस के साथ यहां पर हुई है, तो वो किसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा? वो पॉलीएंड्री का है ना, क्योंकि उसमें एक फीमेल है और मल्टीपल आपको हस्बैंड्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो एंडोगेमी का मतलब ये है आउटसाइड द यूनिट, ये बिल्कुल गलत है। एक्सोगेमी का मतलब है सेवरल वाइफ्स, बिल्कुल गलत है। पॉलीगेनी का मतलब है इनसाइड द यूनिट, बिल्कुल गलत है। और पॉलीएंड्री का मतलब है वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली यहां पर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंटोर ऑफ आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो जो है, इनके मेंटोर यहां पर कौन है? अब ये जो क्वेश्चन आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, ये सूफी ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम लोग वहां पर अलग अलग तरीके के जो सूफी सेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उनके टॉम वगैरह का भी जो है एक टेबल आपको बुक में प्रोवाइड किया गया है, वो आपको याद रखना है। सूफी सेंट्स की क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है। आमिर खुसरो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके जो मेंटोर है वो यहाँ पर कौन थे? तो इनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इनको महबूबे इलाही भी यहाँ पर कहा जाता है, शेख मशेक भी यहाँ पर कहा जाता है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनको गरीब नवाज भी यहाँ पर कहा जाता है। इनका टॉम जो है वो आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि अकबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनकी दरगाह में एक साल में कितनी बार यहाँ पर जाते थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहां पर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है और कौन सी चीज आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहां पर पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है, यहां पर ना टेम्पल्स के बारे में मैंने बात करी है। जितने भी अलग अलग तरीके के टेम्पल्स आपने पढ़े हैं, मेनली अगर आप देखोगे तो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, तो उनकी लोकेशंस जो है वो आपको मैच करने को आ सकती है कि तमिलनाडु में कौन सा है, विजयनगर में कौन सा है, बेल्लूर में कौन सा है, थंजावुर में कौन सा है। तो सबकी लोकेशंस आपको याद रखना है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना आपको बृहदेश्वरा टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि थंजावुर में है, तो 4 का आएगा 3। तो 4 का 3 मतलब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बेल्लूर में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा चिनकेश्वर टेम्पल, तो इसका मतलब है कि 3 का आएगा 4। तो 3 का अगर 4 है तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो चिदम्बरम टेम्पल है और विजयनगर में आपको हजार राम टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स आपको विजयनगर में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बुक में जितने भी अलग अलग तरीके के टेम्पल्स यहां पर पढ़ाए गए हैं, उन टेम्पल्स को जो है वो हम क्या करेंगे? अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया गया है। आपको यहां पर मैंने आईने अकबरी से रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर बताई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अकबरनामा यहां पर पढ़ना है, आईने अकबरी पढ़ना है। अकबरनामा के कितने दफ्तार हैं, आईने अकबरी के कितने दफ्तार हैं, मुल्क आबादी, मंजिल आबादी, सिपाह आबादी में यहां पर क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं। आईने अकबरी में जो अकबर की टाइम पीरियड पर 4 अलग अलग तरीके के लैंड्स हैं, पोलज, परती,
है ना, फिर उसके बाद चाचर बंजर, उनका क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको बताना है, वो चीज आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। तो यहां पर बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अकबरनामा वॉज द थर्ड बुक ऑफ आईने अकबरी, ये उल्टा लिखा हुआ है। अकबरनामा के 3 दफ्तार से तीसरा जो दफ्तार है उसे हम आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी का तीसरा दफ्तार जो है वो अकबरनामा नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अकबरनामा की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, पर्शियन। आईने अकबरी की भी कौन सी है, पर्शियन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मंजिल आबादी डील्स विद दी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी मुगल, बिल्कुल गलत है। सिपा आदि डील विद दी इंपीरियल हाउस होल्ड, ये उल्टे लिखे हुए भैया, है ना। तो यहां पर क्या है, ये उल्टा लिखा हुआ है। और मुल्क आबादी डील्स विद दी फिजिकल साइट ऑफ द मुगल एम्पायर, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकबर के टाइम पीरियड पर जो एग्रीकल्चर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ पर किस तरीके से है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और जो भी बुक्स वगैरह है उनमें क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, वो चीज भी आपके एग्जामिनेशन के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है। यहां पर मैंने आपको ना अलग अलग तरीके की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो है वो बात करनी है। ठीक है, मतलब जो आपको टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी ना, उन टर्मिनोलॉजीज को आप यहां पर प्रिपेयर करोगे। जैसे मल्लाह जादास का मतलब क्या होता है, मुकद्दम का मतलब क्या होता है, शरफ का मतलब क्या होता है, मुजारियन का मतलब क्या होता है। फिर इसके साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है अमिल गुजार यहाँ पर कौन है। ठीक है, मनसबदारी का मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। सलत का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो जितने भी अलग अलग तरीके के टर्म्स हैं, स्पेशली जो आपका मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, वहां पर अलग अलग तरीके के टर्म्स हैं और उनका मीनिंग है कुछ, तो वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है। देखो, बल्लाह जादास का मतलब होता है बोटमैन, मुकद्दम का मतलब होता है विलेज हेडमैन, या फिर जिसे हम लोग मंडल भी कहते हैं। शराफ का मतलब होता है बैंकर, और मुजारियन का मतलब होता है पीजेंट। तो केवल एक ही यहां पर करेक्टली मैच है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास आया है प्रिपेयर करने के लिए, वो अलग अलग तरीके के टर्म्स को और उसका क्या मीनिंग होता है, ये हमें यहां पर प्रिपेयर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है। अरेंज दी फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर क्या है कि आपके अलग अलग तरीके के लॉज हैं, अलग अलग तरीके के रिवॉल्ट हैं, अलग अलग तरीके के राइट्स हैं, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। और आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको उनके ईयर्स पता है तो आप उनको आसानी से क्रोनोलॉजी में अरेंज यहां पर कर पाओगे। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लिमिटेशन लॉ आपको देखने को मिलेगा, ये 1859 के साथ यहां पर एसोसिएटेड है। सनसेट लॉ के साथ अगर हम देखेंगे तो 1793। ठीक है, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है। सनसेट लॉ में क्या होता था कि एक डेट यहां पर डिसाइडेड होती थी, अगर आप उस डेट में जो है वो पैसे जमा नहीं करोगे, टैक्स जमा नहीं करोगे, तो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन यहां पर कर दिया जाएगा। सांथाल रिवॉल्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 1855 से लेकर 1856। और बॉम्बे डेक्कन राइट अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 1875। ठीक है, तो ये हो गया मैच करने को। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आएगा 2, है ना, उसके बाद आएगा 3। तो 2 3 1 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। यहां पर आपके सामने कॉलम 1 और कॉलम 2 है और आपको यहां पर मैच करना है। तो देखो, यहां पर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं या गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने यहां पर क्या काम किया है, वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे तो लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडरी अलायंस जो है वो यहां पर शुरू किया। डलहौजी ने अगर आप देखोगे तो इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह की पॉलिसी है, एनेक्सेशन पॉलिसीज, वो देखने को मिलेंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें सती प्रैक्टिस 1829 में यहाँ पर एबॉलिश करी गई। और लॉर्ड हार्डिंग ने जो है वो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी में रिफॉर्म्स करने की यहाँ पर कोशिश करी। सो ए का 2, बी का 1, 3 का 4 और 4 का 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यहां पर बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स यहां पर हुई हैं, उसमें कौन से मेंबर ने किस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है वो डिबेट यहां पर करी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या बोला गया है, हिंदी टू बी यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में किसने बात करी, ट्राइबल्स के बारे में किसने बात करी, फीमेल्स के बारे में किसने बात करी,
है ना, जो यहाँ पर आपके माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में किसने बात करी, स्टेट्स को जो है वो हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसे यहाँ पर स्ट्रांग रखना चाहिए, इसके बारे में किसने बात करी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो किस प्रोविंस के हैं, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस टॉपिक पर जो है वो यहाँ पर बात करी। और अभी आपकी जो लेटेस्ट वाली बुक है ना, मतलब 24-25 का जो एडिशन है, उसमें अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी फीमेल मेंबर्स हैं, इसका भी एक टेबल यहाँ पर ऐड किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलग अलग जो कमिटीज आपको देखने को मिलेंगी उनके चेयरपर्सन कौन थे, इसका एक टेबल ऐड किया गया है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वहां से इस बार आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही है, तो उसे आप लोग जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो हिंदी के बारे में जो बात करी है वो किसने करी है, आरबी धुलेकर ने यहाँ पर बात करी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है, Who among the following rebel took over the bungalow of British official and turned into a hall of justice to settle dispute during 1857 in उत्तर प्रदेश। तो 1857 का रिवॉल्ट मतलब रिबेल्स एंड राज, तो वहां पर ना आपको अलग अलग तरीके के बॉक्सेस मिलेंगे, अलग अलग तरीके के ब्रिटिश ऑफिसर्स मिलेंगे, है ना, जैसे फोर्सेथ मिल गए, या फिर अगर आप देखोगे तो कैप्टन हियर से यहाँ पर मिल गए, फिर शाहमल के बारे में, डंका शाह के बारे में, अलग अलग तरीके के बॉक्सेस दिए गए हैं। और आपको ना वो बॉक्सेस जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये अगर आपने बॉक्स नहीं पढ़ा हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि हॉल ऑफ जस्टिस मतलब ब्रिटिश बंगलो था उसको कैप्चर कर लिया, वहां पर न्याय दे रहे हैं, वहां पर लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हॉल ऑफ जस्टिस का काम है, ये उत्तर प्रदेश के बरोत में 84 परगना वाले जो लीडर आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है शाहमल, उन्होंने यहां पर शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया हुआ है, यहां पर जो चैप्टर नंबर 1 है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, वहां पर ना अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी ना आपको बुक्स मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपको एक बुक यहाँ पर मिल रही है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये बुक के ऑथर यहाँ पर कौन है, जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी है, एस एन रॉय है, या फिर REM व्हीलर है। और साथ ही साथ ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मिलेंगे, जैसे एस एन रॉय ने यहाँ पर ये बोला कि हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हमको पता नहीं था तब हम ये मानते थे कि वैदिक पीरियड से जो है वो इंडिया की हिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट होती है, लेकिन जॉन मार्शल ने इंडिया की हिस्ट्री 3000 साल पुरानी यहाँ पर कर दी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हो रही। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है ना, एपिग्राफी क्या होती है, न्यूमिस्मेटिक्स यहाँ पर क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, पता होने चाहिए। और इनकी टाइमलाइन है ना कि कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने किस ईयर में किस जगह पर एक्सक्यूशन यहाँ पर किया है, वो क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। इस बुक के ऑथर है SN रॉय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आपको अगेन कुछ एंशियंट टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं और उनकी यहाँ पर लोकेशन। तो इसमें ना टेम्पल्स की जगह पर केव्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो बराबर केव्स भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो एंशियंट टेम्पल और उनकी लोकेशंस हैं, जैसे देवगढ़ का टेम्पल कहां पर है, ये अगर आप देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश में है। महाबलीपुरम आपको कहां पर मिलेगा, तमिलनाडु में। कैलाशनाथ टेम्पल महाराष्ट्र में। बराबर केव्स जो मिलेंगी ये मिलेंगी बिहार में। तो 1 का आएगा 4, तो 1 का 4 हो गया, 2 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया और 4 का 3 हो गया। अब मैं आपको जो ये चीज यहां पर दिखा रहा हूं, इसमें मैं आपको एक एडिशनल चीज ये भी बता रहा हूं कि जिन भी पर्टिकुलर टेम्पल्स की फोटो आपको दी गई है ना, जैसे मेनली अगर आप देखोगे तो कैलाशनाथ टेम्पल की फोटो है ना, फिर उसके बाद विरूपाक्षा टेम्पल की फोटो है, हजाराराम टेम्पल की फोटो है, बृहदेश्वरा टेम्पल की फोटो है। तो वो जो फोटो आपकी बुक में दी गई है वो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से टेम्पल की फोटो है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी ये लोग पेपर में यहाँ पर पूछते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विजयनगर में जो टेम्पल्स हैं उसमें कृष्णदेव राय ने किसका कंस्ट्रक्शन करवाया, कौन सा गोपुराम बनाया, कौन सा हॉल बनवाया, है ना, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया हुआ है, आपको बताना है अकबर के टाइम पीरियड पर जो लैंड है ना, तो अकबर के टाइम पीरियड पर जो लैंड है उसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पोलज, पोलज का मतलब होता है कि जो हर साल जिसमें कल्टीवेशन यहाँ पर हो रहा है उसे हमने फैलो नहीं छोड़ा हुआ है। फिर एक मिलेगा परती या परोती, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने ना उसको उसकी फर्टिलिटी को रिकवर करने के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन उसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है।
फिर उसके बाद आपको मिलेगा चाचर जिसमें 3-4 साल से कोई खेती नहीं हो रही है, और एक मिलेगा बंजर जिसमें 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन कोई खेती यहाँ पर नहीं हो रही है। खेत बटाई क्या होता है, लांग बटाई क्या होता है, अमिल गुजार क्या होते हैं, इस तरीके के टर्म्स भी जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि करेक्टली मैं, तो ये वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट है ना, ये गलत है, चाचर भी गलत है और ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट है, और 1857 के रिवॉल्ट को आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि 1857 रिवॉल्ट वाला जो चैप्टर है, रिबल्स एंड द राज, वहां पर आपको बहुत सारे ईयर्स मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो चैप्टर के पीछे टाइमलाइन यहां पर दी गई है वो भी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। समरी सेटलमेंट जो आपको अवध में देखने को मिलेगा, ये यहां पर स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सब्सिडरी अलायंस जो अवध में आपको देखने को मिलेगा, ये कब अप्लाई हुआ था, 1801 में। सब समरी सेटलमेंट अगर आप देखोगे तो ये आपको 1855 1856 में देखने को मिलेगा। रिफॉर्मिंग पॉलिसीज ऑफ विलियम बेंटिक, इसका एग्जैक्ट हमको ईयर नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि सती प्रैक्टिस 1829 में खत्म हुई। उस टाइम पीरियड पर गवर्नर जनरल जो होंगे वो विलियम बेंटिक ही होंगे, तो हम लोग 1829 यहां पर लिख लेते हैं। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन की डेट पता होना चाहिए कि ये इसकी डेट यहां पर क्या है ना। वैसे अगर आप देखेंगे तो 1857 के रिवॉल्ट के साथ ये यहां पर एसोसिएटेड है। तो पहला अगर हम देखेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 2 3, उसके बाद 1 4, तो 2 3 1 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारे ईयर्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स हैं और उनका क्या पोर्टफोलियो था, है ना, मतलब उनका क्या काम आपको देखने को मिलेगा वो पूछा जा रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। जितने भी इंडिविजुअल हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, है ना, एडवोकेट कौन थे, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ड्राफ्टिंग में या ड्राफ्टिंग कमेटी में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, वो आपको ध्यान रखना है। एस एन मुखर्जी अगर आप देखोगे तो ये आपको चीफ ड्राफ्टमैन देखने को मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को यहां पर पास किया था, और बी एन राव जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं। तो ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, उसके बाद 3 का 4 होगा, और उसके बाद डी का 3 होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया हुआ है जो 1857 के रिवॉल्ट हैं उनके जो लीडर्स हैं वो कहां से आपको रिवॉल्ट करते हुए दिखाई देंगे। जैसे नाना साहिब अगर आप देखोगे पेशवा बाजीराव 2 के डिसेंडेंट, तो ये आपको देखने को मिलेंगे कानपुर से। कुंवर सिंह अगर आप देखोगे तो आरा बिहार से। ठीक है, वाजिद अली शाह अगर आप देखेंगे तो अवध से, और बिरजिस कादिर जो आपको देखने को मिलेंगे ये मिलेंगे लखनऊ से। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको ध्यान रखना है, गुनु जो कोल ट्राइब से रिलेटेड है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी अलग अलग तरीके के रिवॉल्ट वाले लीडर्स हैं उनकी लोकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ए का 2 आएगा, बी का 3 आएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 3, 3 का 1, 2 3, 3 का 1 और 4 का 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके जो डायरेक्टर जनरल्स हैं जैसे जॉन मार्शल हो गए, दयाराम साहनी, है ना, मतलब उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम, आर.एम. व्हीलर, इन सब चीजों के बारे में इनका डेटा जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है बुक में वो आपको प्रिपेयर करना है। तो कनिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, है ना, तो आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ही बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर क्या इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में यहाँ पर किया था या नहीं किया था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल किया था। क्यों? क्योंकि 1861 में तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गए थे। तो इसका मतलब है कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ही ब्रॉट मिलिट्री प्रिसीजन, मिलिट्री प्रिसीजन आर.एम. व्हीलर लेकर आए थे जो कि 1944 में डायरेक्टर जनरल यहाँ पर बने। और ही यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो 3 नहीं आएगा, है ना, तो 3 जो है वो यहाँ पर हटा दीजिए, बाकी 1 2 एंड 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
Which one of the following tribe was engaged in overland trade between India and Afghanistan and in the villages and town in the Punjab during the Mughal era? तो मुगल्स के टाइम पीरियड पर कुछ ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना, जैसे अहोम ट्राइब, कोच ट्राइब, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे लोहानीस। तो इनका यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। तो अब इसी तरीके से आपसे कोच का पूछा जा सकता है। अहोम्स, अहोम्स जो है वो आसाम के हैं, कोच बंगाल के हैं, है ना। और अहोम्स को जो है वो मोनोपोली थी जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको पकड़ने में, है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में जो ट्रेड वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं, इनका नाम है लोहानीस। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। यहां पर आपके अलग अलग तरीके के ट्रेवलर हैं और उनकी बुक्स। तो ट्रेवलर्स का टाइम पीरियड, ट्रेवलर्स आए कहां से हैं, और उनको ना क्रोनोलॉजी में अरेंज करना। ठीक है, ईयर एग्जैक्टली नहीं पूछेंगे, ईयर तो मेनली जो है वो इब्न बतूता, बरूनी और बर्नियर का यहाँ पर आपसे पूछेंगे, लेकिन बाकी लोगों की एटलीस्ट आपको सेंचुरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंचुरीज के हिसाब से उनको अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो अबुल फजल की जो किताब है इसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इब्न बतूता की जो किताब है इसका नाम है रिहला। ठीक है, अरेबिक भाषा में लिखी गई है। अल बरूनी की किताब है किताबुल हिंद, और बर्नियर की किताब है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बुक्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी सेंचुरीज और वो किस कंट्रीज से यहाँ पर आए हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर देखो, ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स देखने को मिल रही हैं। वहां पर अगर कोई चीज आर्टिफैक्ट आपको मिला है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि वहां पर, ठीक है, उसकी लोकेशन, उसका स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मांडा अगर आप देखोगे तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नॉर्थ में लोकेटेड यहाँ पर साइट है जो कि जम्मू में है। ठीक है, तो ए का हो गया डी। ठीक है, उसके बाद राखी ग्रही अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा हरियाणा में। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान तो राजस्थान में ही है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान में अगर आप देखोगे तो आपको दो, मतलब जो इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पर मिलेगी वो कौन सी है, वो है कालीबंगम। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर कालीबंगम, अच्छा कालीबंगम लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कालीबंगम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए का जो है वो यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, ए का जो है वो यहाँ पर डी, उसके बाद बी का हो गया सी, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गुजरात पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर राजस्थान की जगह पर गुजरात में अगर आप देखोगे तो मैं आपको 3-4 साइट यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, आपके काम की 2 ही हैं, लेकिन आपको 3-4 साइट में बता देता हूँ। एक तो आपको मिलेगा लोथल, एक अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा धोलावीरा। ठीक है, एक आपको मिलेगा रंगपुर। ठीक है, ये हो गया आपका रंगपुर, और उसके बाद एक मिलेगा सुरकोतड़ा। ठीक है, ये हो गया सुरकोतड़ा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इनमें से कोई सा भी नाम यहाँ पर लिखा होगा तो आप गुजरात को उसके साथ यहाँ पर मैच कर सकते हो। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मेरे को यहाँ पर आपको ये बताना है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, वो किस टाइप के क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखो ये बोला गया है क्रोनोलॉजी में अरेंज करना। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हिस्ट्री की बुक में जो पीछे टाइमलाइंस दी गई हैं, और हिस्ट्री की बुक में टाइमलाइंस के अलावा, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, इनसे आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता रूल, एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर, राइज ऑफ द पल्लवास, ठीक है, इन तमिलनाडु, राइज ऑफ हर्षवर्धन एज अ किंग ऑफ कन्नौज। तो यहां पर हमें पता है कि सबसे पहले तो यही आएगा। ठीक है, एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर सबसे पहले आएगा, फिर गुप्ता रूल जो है वो यहाँ पर बिगिन होगा, फिर तमिलनाडु में पल्लवास का राइज होगा, और फिर कन्नौज में ये चीजें यहाँ पर शुरू होंगी। ठीक है, तो इनका क्रोनोलॉजी, मतलब कि कौन सी पर्टिकुलर डायनेस्टी, कौन से पर्टिकुलर रूलर्स कब यहाँ पर आ रहे हैं, वो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। मैं इस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा था। ठीक है, कि आपको टेम्पल की फोटो दिखा देंगे, हो सकता है कि आपके पेपर में कलर फोटो यहाँ पर आपको दिखाए। तो ये फोटो आपको दिखा दी और आपसे पूछा कि भैया बताओ ये फोटो यहाँ पर कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये टेम्पल, या इस टेम्पल का नाम बताओ। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टेम्पल का नाम आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया हुआ है, राइट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन
ठीक है, इन योर आंसर शीट। फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा वॉज डिलीवर्ड एट, तो गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड कुछ चीजें। गौतम बुद्ध जी का बर्थ कहां पर हुआ? लुम्बिनी में। फिर उसका इनका जो इनलाइटनमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? बोध गया में। उन्होंने पहला सरमन जो है वो कहां पर दिया? सारनाथ में। उनकी डेथ कहां पर हुई? कुशीनगर में। तो ये चारों लोकेशन आपको मैच करने को भी आ सकती हैं और इससे रिलेटेड भी चीजें पूछी जा सकती हैं। बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अशोक ने इस पर्टिकुलर जगह पर जो है वो विजिट करी थी और वहां पर उन्होंने क्या किया था? एक पिलर जो है वो इरेक्ट करवाया था। उस पर्टिकुलर जगह का नाम जो है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए 23। यहां पर देखो मैंने आपको बताया कि जो आपके ट्रेवलर्स हैं और उनकी कंट्री। अब इसमें देखो विजयनगर इंपायर, तो विजयनगर इंपायर वाले चैप्टर में ना एक बॉक्स है, वहां पर आपको ये बताया गया है कि 15th सेंचुरी में कौन कौन से ट्रेवलर्स आए थे और 16th सेंचुरी में कौन कौन से ट्रेवलर्स यहाँ पर आए थे। और उसके ऊपर ना सीयूटी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो निकोलो डी कॉन्टी अगर हम देखेंगे तो ये आपको इटली में देखने को मिलेंगे। अब्दुल रजाक समरकंद पर्शिया, बारबोसा जो है वो आपको पोर्चुगल में देखने को मिलेंगे और निकितिन जो है वो रशिया। तो इसका मतलब है कि ए का आएगा सी, बी का आएगा आपका ए, बारबोसा आपके बी पोर्चुगल, निकितिन जो है वो रशिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर देखो वो टर्म्स वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जमा, खेत बटाई, लांग बटाई और हासिल। तो जमा का मतलब होता है कि जितना आपने रिवेन्यू असेस किया है ना, कि भाई हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है जमा। तो एक आएगा डी, या फर्स्ट का जो है वो यहां पर क्या आएगा? डी। और एक्चुअली जो कलेक्टेड अमाउंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हासिल। तो फर्स्ट का डी, फोर का ए। फर्स्ट का डी और फोर का ए, केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया डी। और उसके बाद खेत बटाई का मतलब क्या हुआ? फील्ड इज डिवाइडेड। और लांग बटाई का मतलब हुआ आफ्टर कटिंग दी क्रॉप्स। तो ये देखो इस तरीके के जो टर्म्स हैं ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इनका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, जैसे खुद कष्ट कौन होते हैं, पही कष्ट कौन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। ये जो पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे ना, कॉलोनियलिज्म एंड दी कंट्री साइड, तो वहां पर ना आपको फोटो दी गई है, राजमहल हिल्स वाली एक फोटो दी गई है, वहां पर आपको ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। तो फोटो के नीचे यहां पर क्या चीजें लिखी गई हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ये मिलेंगे आपको ऑगस्टस क्लीवलैंड, है ना। और ये क्या थे? ये यहाँ पर भागलपुर के जो है वो आपको कलेक्टर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये टाइमलाइन से क्वेश्चन है, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स यहां पर मिले 1765 में। रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर पास हुआ 1773 में। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल स्टेब्लिश हुआ 1793 में। फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन, ठीक है, ये कब हुआ? ये 1818 में यहां पर हुआ, है ना। तो अगर आपसे कोई समरी सेटलमेंट यहां पर पूछेगा तो वो अवध से रिलेटेड है 1855-56। लेकिन अगर आपसे कोई रिवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन पूछेगा तो किताब में 1820s लिखा हुआ है, लेकिन उसी चैप्टर के टाइमलाइन में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको स्पेसिफिक डेट यहां पर मिल जाएगी 1818। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले का हो गया सेकंड और सेकंड का हो गया ए का टू, ए का टू है ना, बी का फोर। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। और उसके बाद आपका सी का वन हो गया और डी का थ्री हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर देखो बोला गया है महात्मा गांधी जी वाला चैप्टर है। महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं गांधी जी को जो दिए गए हैं, जो भी उन्होंने यहाँ पर काम किए हैं, जो उन्होंने स्पीचेस यहाँ पर दी हैं, टाइम मैगजीन ने क्या बोला, लुइस फिशर ने क्या बोला, ठीक है, जस्टिस ब्रूमफील्ड ने यहाँ पर क्या बोला, डीजी तेंदुलकर ने यहाँ पर क्या बोला, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने यहाँ पर क्या बोला, जो भी अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट दिए गए वो हमको याद रखने हैं। उसके बाद उनका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी हमको याद रखना है। अब आपको ना करेक्ट बताना है, महात्मा गांधी वाज फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम व्हाइल ही वाज इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया हिज मेजर पब्लिक अपीयरेंस स्पीच वाज इन चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रल स्पीच था वो 1916 का है।
रॉलेट सत्याग्रह 1919 का है, चौरी चौरा इंसिडेंट फरवरी 1922 की है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का है। करेक्ट पूछा गया है तो ए और डी जो है वो आपका करेक्ट है, बाकी सब चीजें गलत है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर कृष्णदेव राय से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर क्या है, तो वो 1509 से लेकर 1529 जो है वो आपको देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर एक किताब लिखी है अमुक्त मर्यादा, तेलुगु में लिखी गई है, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है। और उसके बाद याद रखिएगा इनको ना बहुत सारी चीजें है ना, तो जैसे मान लीजिए कि इनको यहाँ पर क्या है कि यमन जो किंगडम्स है उनको स्टेब्लिश करने में भी इनको है ना, इनको अच्छा लगता था। साथ ही साथ 1512 में क्या हुआ, 1514 में क्या हुआ, 1520 में क्या हुआ। तो कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनिगो पायस ने, एक छोटा सा बॉक्स आपकी बुक में दिया गया है, वहां पर डोमिनिगो पायस ने इनका जो है वो अपीरियंस कैसा है उससे रिलेटेड आपको एक सोर्स प्रोवाइड किया है, वो भी आपको पढ़ना है, वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो कृष्णदेव राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर देखो, चार्ल्स कार्नवालिस, जोतेदार, महाराज मेहताब चंद और फ्रांसिस ब्यूकनन। ठीक है, इनको आपको बताना है। तो चार्ल्स कार्नवालिस कौन है, ये परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने यहाँ पर किया था। जोतेदार कौन है भाई, रिच पीजेंट्स हैं, तो ए का 3 है ना, खत्म हो गया। बी का जो है वो यहाँ पर 4 है। महाराजा मेहताब चंद, राजा ऑफ बुर्दमान, 1797 में जब ग्रेट पब्लिक इवेंट हुआ था तो उस टाइम पर ये राजा थे। फ्रांसिस ब्यूकनन जो है वो सर्जेंट टू लॉर्ड वेलेजली है, राजमहल हिल्स इन्होंने यहाँ पर ट्रेवल किया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कोई चीज है जो बहुत कहीं बुक में छुपी हुई लिखी हुई थी। जैसे अगर आप वो लोहानीज वाला स्टेटमेंट देखोगे तो वो मैं यहाँ पर कंसीडर कर सकता हूँ कि जिसने इन डेप्थ यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ी होगी केवल वही उस क्वेश्चन को सही करेगा। लेकिन ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं, है ना। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट ही तो क्वेश्चन है, और उन्हीं से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। यहां पर बोला गया है कि ये ट्रेवलर्स हैं और इन ट्रेवलर्स को अरेंज करना है कि कौन किस टाइम पीरियड पर आया। जैसे अगर हम लोग बर्नियर को देखेंगे तो बर्नियर 17 सेंचुरी में यहाँ पर आए थे। मार्को पोलो अगर आप देखोगे तो ये आपको 13 सेंचुरी में जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद इब्न बतूता अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेंगे किसमें, ये मिलेंगे आपको 14 सेंचुरी में। ठीक है, बारबोसा ठीक है जो है वो आपको 15-16 सेंचुरी में मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आएंगे सी, उसके बाद आएगा डी, है ना। तो सी डी बी ए, अब अगर आप दो को भी अरेंज कर दोगे तो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बुद्धिज्म जैनिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ही अगर आप देखोगे तो स्तूपास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अलग अलग तरीके की स्तूपा है ना, पेशावर में कौन सा है ना, फिर सांची में कौन सा है, तो ये सबके नाम आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। तो चैत्य यहाँ पर क्या होते हैं, ये बुद्धिस्ट श्राइन आपको देखने को मिलेंगे। स्तूपास यहाँ पर क्या है कि ये माउंट आपको देखने को मिलेंगे। हर्मिका जो है वो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, एबोर्ड ऑफ गॉड, और रेलिंग जो है वो सेपरेशन। तो ए का 2 बी का 1, ठीक है, ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि स्तूपा, अब जितने भी स्तूपा हैं जैसे अंडा है, हर्मिका है, चस्ती है ना, यस्ती और उसके बाद छतरी, तो उनको टॉप से बॉटम, बॉटम से डाउन। ठीक है, ये भी आपको अरेंज करने को आ सकता है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ऑलरेडी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पर देखो एक बार फिर से वो डायनेस्टीज हैं और उनको अरेंज करना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आप पेपर में गलत कर सकते हो, तो गलत नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि रूलर्स ऑफ मगध कंसोलिडेटेड, ठीक है, देयर पावर, फिर एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले सी आएगा फिर डी आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया है, देख लो आप। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आएंगे रूल ऑफ द शकास, ठीक है, उसके बाद कुशानास, और फिर यहाँ पर गुप्ता रूल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको ना अरेंज करना आना चाहिए कि कब किसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, और उसके बेसिस पे जो है वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, जो आपका रिबेल्स एंड दी राज वाला चैप्टर है ना, उसमें लास्ट में ना अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स हैं, जैसे रिलीफ ऑफ लखनऊ, इन मेमोरियम, पंच, है ना, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो उनके सबके डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए।
और डिस्क्रिप्शन के साथ ही साथ उनकी ना टाइमिंग भी यहाँ पर दी गई है कि कब कौन सी चीज यहाँ पर पब्लिश हुई है, तो उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना भी आपको आना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि an allegorical female figure of justice is depicted. She bear a sword and shield in her hand. Her posture is peace and tranquility. Female figure is shown trampling sepoys, ठीक है, under her feet. The female figure is carrying guns, ठीक है। तो जब यहाँ पर ठीक है sword and shield है तो गन कहाँ से वो कैरी करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ए सही है, बी सही है और डी सही है, तीन ही चीजें सही है, बाकी दोनों गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे क्या? नहीं। तो अभी रिलीफ ऑफ लखनऊ में देख लेना, और उस टाइम पीरियड पर रिलीफ ऑफ लखनऊ या सीज ऑफ लखनऊ जो है ना, उस टाइम पीरियड पर कौन कौन से ब्रिटिशर्स कब आए, है ना, पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आए, आउटरम कब आए, है ना, फिर उसके बाद कैम्पबेल कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ के कमिश्नर कौन थे, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है 2024 का, ये उसी से रिलेटेड है। तो आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर देखो ये कॉम्पोजिशन है और ये उनके रिलेशन, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको किनशिप कास्ट एंड क्लास वाला जो चैप्टर है वहां पर आपको कुछ कॉम्पोजिशन मिलेंगे, ठीक है। ऐसी भक्ति सूफी ट्रेडिशन में भी कुछ कॉम्पोजिशन आपको मिलेंगे, सब आपको पता होना चाहिए। नाट्य शास्त्र की लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, ये ड्रामेटर्जी के ऊपर है, भरत मुनि ने लिखा है। अर्थशास्त्र जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मनुस्मृति एक लीगल टेक्स्ट है। चरक संहिता जो है वो मेडिसिन के ऊपर है। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, ए का 3 और बी का 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। और सी का 4 है और डी का 1 है। क्लियर हो गया। तो आपको ना बुक्स, उनकी लैंग्वेज और वो कब यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि ने यहाँ पर लिखा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट है संस्कृत ग्रामर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हम्पी को जो है वो यहाँ पर कब डिक्लेयर किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस साइड। तो देखो विजयनगर वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप जब इसकी टाइमलाइन में जाओगे तो वहां पर आपको ना कुछ लोगों के नाम मिलेंगे, जैसे फ्लीट का नाम मिलेगा, ग्रीन लॉ का नाम मिलेगा, कॉलिन मैकेंजी का नाम मिलेगा। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के रूल्स को 1800 में जो है वो दुनिया के सामने यहाँ पर रखा। फिर वहां पर मार्शल का नाम मिलेगा। तो उन चार लोगों की जो मैंने नाम बताया ना, उनका सबका ईयर और उन्होंने क्या काम किया है हम्पी से रिलेटेड, वो आपको ध्यान रखना है। हम्पी वाला जो क्वेश्चन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ईयर्स है, एक है 1976 और एक है 1986। नेशनल इंपॉर्टेंस वाला जो ईयर है दैट इज 1976, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986। और सांची को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया? 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखो सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस 1798 में आई थी, लॉर्ड वेलेस्ली यहां पर लेकर आए थे। अब उसके फीचर्स हैं। तो सब्सिडरी अलायंस वाज द स्ट्रेटजी ऑफ द ब्रिटिश टू एक्वायर मोर टेरिटरीज इन द इंडिया, बिल्कुल ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रूलर, बिल्कुल ठीक है। नवाब एंड लोकल रूलर वर अलाउड टू कीप देयर ओन आर्मी एज वेल, नहीं, है ना, यही तो चाहते थे कि नवाब और रूलर्स की खुद की आर्मी जो है वो खत्म हो जाए, हम चीजों को मैनेज करें। नवाब वर डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश आर्मी फॉर देयर प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक है। गलत पूछा गया है, राइट आंसर इज सी। अवध जो है उसने सब्सिडरी अलायंस को कब एक्सेप्ट किया? 1801 में, है ना। और अवध का एनेक्सेशन कब हो गया? 1856 में। जब अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस को जो है वो यहाँ पर ठीक है अप्लाई किया गया था, तब वेलेस्ली थे। और जब अवध को एनेक्स किया गया तब कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जो है वो देखने को मिलेंगे। अवध को एक चेरी जो है वो किसने बोला? डलहौजी ने यहाँ पर बोला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया था ना, में और मतलब 1857 में, तो उसमें ये टाइमलाइन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई है और ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिपॉइज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ, ठीक है, सबसे पहले 10 मई 1857 को यहाँ पर मेरठ में म्यूटनी शुरू हुई। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग कहां पर गए? दिल्ली गए, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। फिर अलीगढ़, इटावा, मणिपुरी वगैरह में शुरू हुआ। फिर उसके बाद तो मतलब इसमें आएगा सबसे पहले बी, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ई, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बी डी ई, उसके बाद ये लखनऊ में शुरू होगा। फिर आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन की डेट क्या है? रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर कब शहीद हुई? उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नाना साहिब हैं वो कौन सी कंट्री में भागकर चले गए थे, है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैटल ऑफ चिन्हत, हेनरी लॉरेंस को यहाँ पर हराया। तो बैटल ऑफ चिन्हत की डेट यहाँ पर क्या है?
ये सब भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दिया हुआ है, नेम द पर्सन हु सेड नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन ईपो, ठीक है, इन द लाइफ ऑफ, ठीक है, इंडिया एंड दी इंदिरा, इंडिया एंड दी महात्मा गांधी। वही बोला मैंने आपको स्टेटमेंट। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी लुइस फिशर ने, ठीक है। जीएन ब्रूमफील्ड तो जो है वो जज थे, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, जोतेदार्स को और किस नाम से यहां पर बुलाया जाता था? तो जोतेदार, जैसे अगर आप जमींदारी सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको जोतेदार्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि जोतेदार्स की ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर क्या है, किस तरीके से है। तो जोतेदार्स को हम लोग हवलदार बोलते थे और गंतीदार बोलते थे, तो ए और सी आएगा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनको बोलते थे हवलदार एंड गंतीदार। तो ये इन डेप्थ क्वेश्चन है, जब आप जोतेदार्स को यहाँ पर कवर करोगे तब आपको पता चलेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर करिएगा कि कॉटन से रिलेटेड दो एसोसिएशन, ठीक है, दो इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, उनका एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये आपके ये आ गए, है ना, ऑफिसर्स और उनकी ड्यूटी, आमिल गुजार, मंडल, पटवारी और दीवान, ठीक है। वही टर्म्स और उनका मीनिंग। तो आमिल गुजार, यहाँ मंडल कौन होते थे? मंडल होते थे विलेज हेडमैन। पटवारी कौन होते थे? अकाउंटेंट। दीवान कौन होते थे? ठीक है, आमिल गुजार कौन होंगे? रेवेन्यू कलेक्टर। तो ए का आएगा 2, ठीक है, ए का 2, बी का 3। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद सी का 1, और दीवान जो है वो यहाँ पर मिलेंगे सुपरवाइजर ऑफ द फिजिकल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म्स और उनका मीनिंग, ये आपसे पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, यहां पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को एबॉलिश किया था 1839, नहीं 1829। कुंवर सिंह लीडर थे आरा बिहार। लक्ष्मीबाई जी की डेथ जून 1858। उसके बाद मेरठ से यहां पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। ब्रिटिश वर विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ चिन्नत, गलत। हेनरी लॉरेंस को बैटल ऑफ चिन्नत में हरा दिया गया था, तो इसका मतलब है कि ये चीज यहां पर गलत हो गई। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला भी गलत है। तो आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो बी सी डी, है ना। तो बी सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और ऐसा नहीं लिखा हुआ है किसी भी स्टेटमेंट में जो अभी तक मैंने आपको बताया हो कि इंपॉर्टेंट है और आपने प्रिपेयर नहीं किया। विलियम बेंटिक तो डिस्कस किया, ये लीडर हो गए। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई, है ना, मेरठ से स्टार्ट हुआ, फिर बैटल ऑफ चिन्नत। समझ में आ रहा है सब आपको? तो सब वही चीजें हैं, स्टेटमेंट भी उन्हीं से यहां पर बन रहे हैं। तो अगर आपकी वो बेसिक्स क्लियर है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अभी यहां पर देखो, बुद्धिज्म से रिलेटेड यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बुद्धिज्म डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यूज, गलत। बुद्धिज्म अपील टू मेनी पीपल हु वर डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ठीक है। तो जो पुरानी प्रैक्टिसेस से परेशान हो गए थे उनको बुद्धिज्म ने यहाँ पर अपील किया है। बुद्धिज्म लेट मच स्ट्रेस ऑन द सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन द बर्थ, गलत। बुद्धिज्म अपील टू द पीपल कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग अराउंड द प्लेस ऑफ देम, ठीक है। तो 5 स्टेटमेंट है, मुझे 3 स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं, तो 2 मुझे गलत ढूंढने हैं। तो 2 ढूंढ तो लिए गलत, बी ढूंढ लिया गलत और डी ढूंढ लिया। तो इसका मतलब है कि ए, सी और ई, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ए सी ई जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 43, आइडेंटिफाई दी 2 सिविल सर्वेंट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। 2 सिविल सर्वेंट कौन थे? एक थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव और एक थे चीफ ड्राफ्टमैन एस एन मुखर्जी। तो नाम देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है, तो बी एन राव और एस एन मुखर्जी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दिया हुआ है, पहाड़ियास, सांथालास, डेविड रिकार्डो और फ्रांसिस ब्यूकनन। फ्रांसिस ब्यूकनन यहां पर भी लगे हुए हैं। तो फ्रांसिस ब्यूकनन कौन है? ये राजमहल हिल जाएंगे। डेविड रिकार्डो की थ्योरी कौन है? ये एक इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है। पहाड़ियास सांथाल्स कौन है? ये है दमिनिको। दमिनिको का ईयर भी याद रख लेना 1832। इसमें प्रोविजन लिख देना कि कितने साल में कितने % फॉरेस्ट को जो है वो क्लियर करना है और उसे एक एग्रीकल्चरल लैंड में जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट करना है। पहाड़ियाज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, इनको हटाओ, यहाँ पर ब्यूकनन जो है ये फिजिशियन आपको देखने को मिलेंगे और पहाड़ियाज मिलेंगे राजमहल हिल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का 4, ठीक है, बी का 1, उसके बाद सी का 2, तो सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई दी सत्यजीत रे फिल्म, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना कि पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे
तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो आइडेंटिफाई सत्यजीत रे फिल्म डीलिंग विद द डिक्लाइन ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ द लिविंग, इसका नाम है जल सागर। राइट आंसर इज डी। पाथार पांचेली मत लगा देना, है ना, लोगों को उनकी एक ही मूवी पता है तो वो वही लगा देते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी। तो इसका मतलब है कि पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आपको बताना है कि शेख, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है उसका टाइटल यहाँ पर क्या है। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन में जो बॉक्सेस दिए गए हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पर ना लास्ट में भी सूफी ट्रेडिशन के बाद अगर आप देखोगे ना तो वहां पर अलग अलग, जिसमें है ना कलेक्शन ऑफ लेटर्स, बायोग्राफी, है ना, उनकी जो बातें हैं, इन सब चीजों के कलेक्शन के लिए छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जहानारा जो है उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर दरगाह को जो है वो विजिट किया था, उसका जो है वो आपसे पैसेज बेस्ड जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुनिश अल अरवा। राइट आंसर इज ए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये, सोर्सेस में जो है ये चीजें यहाँ पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, सॉल्ट सत्याग्रह को और किस नाम से जो है वो यहाँ पर जाना जाता है? तो गांधी जी के तीनों मूवमेंट है ना, और उसमें यहाँ पर क्या क्या बेसिक इवेंट है, जैसे टाइम मैगजीन ने, है ना, कौन से इवेंट को कवर किया था, या जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने कौन से पर्टिकुलर मूवमेंट को कवर किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्ट सत्याग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको डेट भी याद रखनी है ना, कि दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ 1922। फिर खिलाफत मूवमेंट, मोहम्मद अली शौकत अली 1990 20, है ना, फिर 22 में क्या हुआ, है ना, फिर वो चौरी चौरा इंसिडेंट मिलेगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज द राइट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, यहां पर बोला गया है कि गांधी जी ने जो है वो सॉल्ट टैक्स को मोर ऑपरेसिव जो है वो यहां पर माना अदर टैक्सेस से। इसका रीजन यहां पर क्या है? ये सोर्स में लिखा हुआ है। तो जब यहां पर क्या करोगे, सॉल्ट वाला जब यहां पर सोर्स पढ़ोगे तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इट रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव साइड ऑफ द कॉलोनियल रूल, बिल्कुल ठीक है। सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। इट अर्न प्रॉफिट 20 टाइम्स, नहीं 20 टाइम्स नहीं है, 14 टाइम्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट वॉज अ नेशनल प्रॉपर्टी सो नीडेड टू बी डिस्ट्रॉयड, गलत। यहां से ही हमें समझ में आ रहा है कि दो स्टेटमेंट गलत हैं, दो स्टेटमेंट सही है। तो नीचे के दोनों गलत है, ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, फ्लैट से रिलेटेड रिजोल्यूशन, है ना, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंडिया को, ठीक है, क्या बोला गया? सर, सोवरेन, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक। और जो डेमोक्रेटिक टर्म है वो इस रिपब्लिक में जो है वो इम्बेडेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात मेंशन करी गई है। तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पर होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये बोला गया है चांडयोग उपनिषद, इसका टाइम पीरियड बताना है कि ये कब कॉम्पोजिशन इसका यहाँ पर हुआ। अब जिसने वो बॉक्स पढ़ा है उससे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर वो लॉजिक लगाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लॉजिक ठीक लग जाए, कुछ लोगों के तुक्के ठीक लग जाए, है ना, लेकिन ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका आंसर है 6 सेंचुरी बीसी। तो चांडयोग उपनिषद जो है वो 6 सेंचुरी बीसी में जो है वो यहाँ पर लिखा गया। तो ये थे गाइस आपके टोटल 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होंगे। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखोगे, मैंने आपको ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स के भी क्वेश्चन कराए, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के भी क्वेश्चन कराए, महाजनपदास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको किनशिप, कास्ट एंड क्लास, बुद्धिज्म वाला चैप्टर, ट्रेवलर्स वाला चैप्टर, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, विजयनगर इंपायर वाला चैप्टर, फिर पीजेंट जमींदार एंटी स्टेट जिसमें मैंने आईने अकबरी वाला क्वेश्चन करवाया, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, है ना, सांथाल्स, पहाड़ियाज, वो क्वेश्चन करवा दिया। रिबल्स एंड द राज वाला क्वेश्चन करा दिया, महात्मा गांधी वाला करा दिया, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको ये 50 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो छूट गया हो। तो आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पॉलिटिकल साइंस का भी एक ऐसे ही सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा। और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।